जमशेद चीमा साहब, फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, मेंबर पार्लियामेंट्स और पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी मेरे किसान, आज जो हमारा मकसद इस किसान कॉन्फ्रेंस को आप सबको यहां बुलाना था, उसका मकसद ये कि हम अपने मुल्क को, अपने किसानों को तो डायरेक्शन दें, लेकिन अपने मुल्क को भी इस चीज का एहसास दिलवाएं कि अब ये आने वाला वक्त वो नहीं है जो पीछे गुजर चुका है। पाकिस्तान को बड़े नए चैलेंजेस हैं और जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है सामने वो है फूड सिक्योरिटी। हमने इस पिछले साल 40 लाख टन गंदम हमने इंपोर्ट की, 40 लाख टन। इसका खर्चा जो हमें फॉरेन एक्सचेंज में देना पड़ा वो उस मुल्क में जो पहली डॉलर्स की कमी है, तो वो सोचें कि अगर हम इसी तरह चलते रहे, आबादी हमारी तेजी से बढ़ रही है, आपको पता है बच्चों में तो माशाल्लाह हम खुद कफील हैं, और जिस रेट पे हमारी आबादी बढ़ रही है, अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए कि ये अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल हम कैसे अपनी आबादी के लिए अनाज पैदा करेंगे। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एहसास दिलवाने के लिए कि एक इंसानी माशरा वो जब इस चीज का सामना करता है कि आगे जाके मुझे खतरा है, जब इंसान की जो अंग्रेजी में टर्म यूज की जाती है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि जब उसको खतरा नजर आता है तो वो फिर सोचता है इंसान कि मैं अब क्या करूंगा इसका। तो अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए और अभी से वो कदम उठाने चाहिए कि अगर हमने आगे अपने लोगों को, इस कौम को बचाना है, जो मसले मसाइल आने वाले हैं, तो ये जो फूड सिक्योरिटी है ये असल में नेशनल सिक्योरिटी है। एक मुल्क जो अपने लोगों को पूरी तरह अनाज ना प्रोवाइड कर सके, जिस मुल्क में लोग भूखे हों, बच्चे स्टंटेड हों, ये स्टंटेड भी आप समझ लें कि ये हमारे तकरीबन 40% बच्चे, 40% पाकिस्तान के बच्चे वो अपने पूरे ना कद पे पहुंच सकते हैं या उनकी ब्रेन पूरी तरह उस तरह बढ़ती है क्योंकि उनको वो ग़िज़ा पूरी नहीं मिलती। ये बहुत खौफनाक फिगर है। पहली दफा इसके लिए हम अब एहसास प्रोग्राम में एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि कैसे हमने 3 साल तक बच्चों की ग़िज़ा पूरी करनी है ताकि वो स्टंटेड ना हो, क्योंकि तो जिंदगी में तो वो पीछे रह गए ना, कि अगर ना उनका ब्रेन सही तरह डेवलप होगा और ना उनका जिस्म, तो जिंदगी की रेस में तो पहले वो पीछे रह गए। तो ये सिर्फ यही नहीं है, दूध का बहुत बड़ा मसला है। मैंने जब आया तो मुझे कहीं से कंप्लेंट आई कि जी दूध हमें खालिस नहीं मिल रहा। मैंने चेक करवाया, पता चला ज्यादातर जो दूध बेचा जा रहा है जो पैकेट में नहीं है वो कंटेमिनेटेड है। कई इलाकों में जब टेस्टिंग करवाई गई तो पता चला वो दूध ही नहीं है जो दूध के नाम पे बेचा जा रहा है। वॉशिंग मशीन में दूध बन रहा था, यूरिया डाला जा रहा था, अजीब अजीब चीजें। सोचें कि ये हमारे बच्चों को इस तरह की जो उसकी ग्रोथ के लिए जो सबसे बुनियादी चीज दूध है, वही उसको खालिस नहीं मिल रहा। जब हमने सख्ती की तो दूध की कीमत ऊपर चली गई। जब खालिस दूध के ऊपर जोर लगाया तो जब चेक किया शहरों के अंदर जो दूध आता है, जब उसको चेक किया गया तो शहरों में दूध की कीमत ऊपर चली गई। तो फिर समझ आई कि बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। फिर और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला
कि हमारी जो गाय भैंसें जो दूध देती हैं वो 6-6 गुना कम है और मुल्कों से, चाइना से, यूरोप से। तो क्या वजह है इसकी? फिर जब हमने देखा तो हमें पता चला कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि अपनी जो हमारी गाय भैंसें इनकी जीन्स ठीक करें ताकि यहां भी पैदावार बढ़ जाए। और वो कोई मुश्किल काम नहीं था, सिर्फ हमें इसके लिए इंपोर्ट करनी थी बाहर से जो स्पर्म इस्तेमाल होता है गाय भैंसों की जीन्स ठीक करने के लिए। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। असल में मसला क्या है? मसला पाकिस्तान का है, एक मैं अंग्रेजी की टर्म है एलीट कैप्चर। या जो मुल्क हमारा बना वो सबके लिए नहीं बना, वो छोटे से तबके ने कैप्चर कर लिया उस मुल्क को, वसाइल को भी, सारी अच्छी सहूलतें उनके लिए, मरात उनके लिए। कभी किसी ने चेंज करने की कोशिश नहीं की थी। कि जब अंग्रेज आया था, अंग्रेज की गुलामी क्या थी? अंग्रेज ने अपने लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाए हुए थे। वो कैंटोनमेंट्स में रहते थे, वहां आम यहां के हिंदुस्तानी नहीं जा सकते थे। उनकी अपनी स्टैंडर्ड थी, उनकी तनख्वाहें मुफ्त थी, वो ज्यादा वो हुक्मरान थे। हमारे पैसों के ऊपर वो बादशाह बन के रहते थे, हम गुलाम थे। लेकिन जब हमें आजादी मिली तो हमें करना यह चाहिए था कि हमारे जो हुक्मरान आए उन्होंने फिर सबको बीच में, जिसको इंक्लूसिव कहते हैं, सबको शामिल करना चाहिए था पाकिस्तान की तरक्की में। वो नहीं हुआ। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, मैं जब पढ़ा था थोड़े से थे इंग्लिश मीडियम स्कूल, बाकी उर्दू मीडियम, सारा इंटेलेक्चुअल उर्दू मीडियम से आता था। देखते देखते इंग्लिश मीडियम बढ़ते गए और उर्दू मीडियम की स्टैंडर्ड गिरती गई सरकारी स्कूलों की। पहले सारे बेहतरीन जो स्कॉलर सरकारी स्कूलों से आते थे, वो सरकारी स्कूलों की स्टैंडर्ड गिर गई। थोड़े से लोगों के लिए प्राइवेट इंग्लिश स्कूल बन गए, अच्छी तालीम और नौकरियां उनके लिए। किसी ने नहीं सोचा कि आम आदमी कैसे इस तालीम से 21वीं सदी में जाएगा। और ये हर चीज यही मसला आया। अस्पताल गवर्नमेंट के अच्छे भले थे, वो पीछे रह गए, प्राइवेट अस्पताल बन गए, पैसे वाले लोग प्राइवेट अस्पताल, बेचारे आम आवाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिसकी स्टैंडर्ड कुछ नहीं थी। इंसाफ का निजाम भी क्या हुआ? वकील हैं, महंगे वकील हैं तो इंसाफ है। गरीब कमजोर आदमी जब ताकतवर के सामने अदालत में जाता है वो मार खा जाता है। कब्जा ग्रुप बन गए, केसेस नहीं, जमीन का केस ही नहीं हल होता था, कब्जे शुरू हो गए। हर जगह कमजोर आदमी ने मार खाई, पीछे रह गया, थोड़े से लोग ऊपर चले गए, अच्छी नौकरी थोड़ी सी एलीट के लिए। तो जो हमारी ज़राअत थी उस उधर भी यही हुआ। असल तो ज्यादातर हमारे किसान तो छोटे हैं, छोटी लैंड होल्डिंग्स के, जो बड़े भी थे आहिस्ता आहिस्ता जमीन बढ़ती बढ़ती वो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हो गई। तो जो छोटे किसान थे उनकी, जब तक उनकी मदद ना हम करते, उनके पास तो वसाइल नहीं थे कि वो सीड अच्छी सी दुनिया से डेवलप करते या लेके आते या इंपोर्ट करते। उनके पास तो पैसा नहीं था, क्रेडिट नहीं था, उनके पास तो इतने पैसे नहीं कि वो पैसा खर्च करके अपनी जमीन की पैदावार बढ़ाते, ना वो मार्केट कर सकते। वो फसल जल्दी जल्दी अगर नहीं बेचते तो उनके पास स्टोरेज ही नहीं थी, तो उसके लिए बीच में आरती आ गया। ना उनको कैपिटल, ना उनको पैसे मिलते थे, ना उनके पास स्टोरेज थी, तो उनसे सस्ती चीजें खरीदते और वो महंगी बेचते थे। और फिर जो वो इनपुट्स के लिए चीजें खरीदते थे वो महंगी होती थी बनस्पत ताकतवर के। तो हर जगह जो सिस्टम था उसने छोटे को पीछे छोड़ गई रेस में। और जो इंसानी माशरा होता है जिसमें इंसानियत होती है, वो पहली चीज उसकी हुकूमत देखती कमजोर तबके को है। जब मैं इसलिए बार बार मिसाल देता हूं, मैं जब इक्तदार में नहीं आए तो मैं कभी मदीना की रियासत की नहीं बात करता था, मैं सिर्फ इस्लामी फलाई रियासत की बात करता था। और फिर मैं जो 3 असूल थे मदीना की रियासत के, जिसे जो बुनियाद रखी गई मुसलमानों की अजमत की, जब इमामत की उन्होंने दुनिया की कई सौ साल, वो था इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। तो जो मदीना की रियासत थी, उस जो बाकी मुख्तलिफ था दुनिया में,
उन्होंने सबसे पहले निचले तबके को उठाया था। और जो चाइना की आज दुनिया में सबसे तेजी से ऊपर जा रहा है, उसने क्या किया था? उसने अपने पिछले 35 साल में जब 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, तो तब वो सुपर पावर बने। और उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने अपने किसानों की, चाइना में भी छोटी छोटी होल्डिंग्स थी, गुर्बत असल में देहातों में थी, तो चाइना ने अपने मुल्क को उठाने के लिए वो छोटे किसानों की मदद की, जो कि हमें 74 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, जो हमने नहीं की। तो आज जो आपके सामने प्रेजेंटेशन जमशेद चीमा ने की और मिनिस्टर फखर इमाम ने आपके सामने जो ज़राअत के ऊपर बात की, मैं सिर्फ उसको सम अप कर देता हूं कि वो है क्या। अगर हम इसी तरह चलते रहे आगे, ये यकीन डाल लें कि हमें सिर्फ फूड सिक्योरिटी इतना बड़ा मसला बन जाएगा कि ये हमारी नेशनल इनसिक्योरिटी बन जाएगी। हम अगर अपने लोगों को, कोई भी कौम अपने लोगों को सही माने में ग़िज़ा नहीं दे सकती, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। भूखे लोग अगर आपके कौम में अगर 15, 20, 30, 40% भूखे लोग रह जाएं, तो वही कौम को नीचे ले आएंगे, और लाना भी चाहिए। वो कौम उसको सजा मिलनी चाहिए जो कि अपने लोगों को खाना नहीं दे सकती, उनकी ग़िज़ा पूरी नहीं कर सकती। लिहाजा आज जो बताया गया कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो आगे हम अपने लोगों का, अभी भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है खाने पीने की चीजें, लेकिन इस रेट के ऊपर जब हम जा रहे हैं, आगे हमारे ये मसले इतने बढ़ जाएंगे कि ये असल में नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। तो इसलिए आज से हम अब फैसला कर रहे हैं कि हमने वो कदम उठाने हैं जो आगे, बजाय ये कि हमारे आगे खाने की इनसिक्योरिटी हो, हमारे पास खाना ना हो, हम एक्सपोर्टर बन जाए। तो मैं आज आप सारे किसानों के सामने एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अल्लाह ने जब फरिश्तों को कहा कि आदम के सामने झुको, और शैतान ने कहा कि मैं तो आग का बना हुआ, मैं नहीं झुकता, तो अल्लाह ने क्या कहा था? फरिश्तों को कहा था कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने कितनी इस इंसान को सलाहियत दी है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक। उसने हमारे में जब फरिश्तों को कहा कि तुम्हारे पास, तुम्हें भी नहीं वो ताकत दी, जो सलाहियत दी जो इंसान को दी, इसका मतलब हम सब में अल्लाह ने वो सलाहियत पैदा की है जो किसी और उसमें मखलूक को नहीं दी। लेकिन उस सलाहियत को निकालने के लिए अल्लाह ने कोई कंडीशंस लगाई हुई हैं, और वो कंडीशन ये है कि इंसान अपनी अकल इस्तेमाल करता है और इंसान मेहनत करता है, और ये भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी के सामने वो झुकता नहीं, वो अपने पैर पे खड़ा होता है। ये जो इंसान के अंदर ताकत आती है, जब वो इरादा कर लेता है कि मैंने ये मसलन एडमंड हिलरी ने फैसला किया, जो पहला आदमी चढ़ा था सबसे ऊंचे पहाड़ पे, कि मैंने इस पहाड़ पे चढ़ना है। याद रखें, उससे पहले जिन्होंने भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी, या वो फेल हो गए थे या वो मर गए थे। तो जान की उसको बाजी लगानी पड़ी, लेकिन उसने फैसला किया मैंने चढ़ना है। तो इंसान कामयाबी तब होता है जब वो इरादा कर लेता है, किश्तियां जला देता है कि अब मैंने ये करना है। तो हमें पाकिस्तान को, जो हम एक गलत रास्ते पे चढ़ गए, जब हमने एड के ऊपर, जिस तरह एक मंशियात लेने वाले को जो एडिक्शन हो जाती है, हमें भी एड की एडिक्शन हो गई। जब हम किसी के सामने ये हाथ फैला के एड लेके और कर्जे लेके गुजारा करते थे, तो हमारे में वो ताकत ही नहीं आई जो आनी चाहिए थी अगर हम अपनी ताकत के ऊपर डिपेंड करते। अल्लाह ने इस कौम को क्या नहीं दिया?
अभी आपको जमशेद चीबा ने बताया कि क्या क्या फसलें उग सकती हैं यहां, कितनी, सारा बलूचिस्तान का बताया, किसी ने सोचा ही नहीं। अच्छा जी बलूचिस्तान तो वहां तो बारिश ही नहीं है, उसकी किसी ने परवाह ही नहीं की कि उस भी बलूचिस्तान में भी हम क्या क्या उगा सकते हैं। ऐसे जब लोग फैसला कर लेते हैं तो, हालांकि वो हम इसराइल को हम रिकग्नाइज नहीं करते क्योंकि वो जो जुल्म किया उन्होंने फलस्तीनियों पे, लेकिन उन्होंने उस रेगिस्तान के अंदर जो टेक्निक्स इस्तेमाल की है पानी की, जो उसने रेगिस्तान में जिस तरह की चीजें उगाई हैं, तो हमारे पास तो वो इतना इलाका पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां इलाका थोड़ा था, बारिश भी नहीं थी, तो उन्होंने अपना ज़हन लड़ा के उसी रेगिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। हम अल्लाह के एक वो ये नेमत है पाकिस्तान की जो अल्लाह ने हमारे पे दी है। 12 मौसम है यहां, ऊपर से शुरू करें आप काराकोरम से और नीचे तक जाएं तो हर जगह पे हमारे पास हम हर किस्म की कुछ भी उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, कुछ भी उगा सकते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं इस तरफ। आसान था, वही जो मोहनजोदारो के जमाने से जिस तरह के किसान चले आ रहे थे वही हम अभी भी कर रहे थे, किसी ने कोशिश ही नहीं की। तो हमने जो फैसला किया है कि अब हम हर तरह ये इरादा कर लिया है कि अब हमने इस मुल्क में हर किस्म किसान की मदद ही नहीं सिर्फ करनी, किसान के लिए रिसर्च करके उसको बताना है कि हर इलाके के लिए क्या क्या चीज बेहतरीन होगी, जोनिंग करनी है। उसके लिए हमने सीड डेवलप करना है, बीज को डेवलप, रिसर्च के ऊपर अब जोर लगाएंगे। शुरू में हमें बड़ा फायदा है क्योंकि चाइना के साथ सीपैक के अंदर हमने फैसला किया है कि सीपैक के अंदर हमने शामिल कर लिया है ज़राअत को, कि उधर की जो टेक्निक्स हैं वो हम लेके आएंगे यहां। फखर मोहम्मद ने बताया कि हिंदुस्तान में किसान कितने ज्यादा उसके पास इंप्लीमेंट्स हैं ज़राअत के, और हमारे पास सिर्फ ट्रैक्टर है या पता नहीं हल है। तो हर चीन तो इसमें, क्योंकि उन्होंने जब गुर्बत कम की थी अपने मुल्क में, तो सबसे ज्यादा जोर उन्होंने छोटे किसान के ऊपर लगाया था, सबसे ज्यादा मदद उन्होंने छोटे किसान पे की थी। और जब मैं चाइना गया था और हमने उनसे पूछा कि उन्होंने कैसे लोगों को गुर्बत से उठाया है, तो उन्होंने हमें पूरी तरह बताया कि कैसे उन्होंने कैंटोन्स में किसानों के पास गए, कैसे उन्होंने उनकी मदद की, किस तरह उन्होंने सीड डेवलप करके उसकी मार्केट किया उसका, यानी हर स्टेज उन्होंने हमें बताई। तो असल में जो उन्होंने देहात में गुर्बत खत्म ही की, और आज हमारे भी सबसे ज्यादा गुर्बत तो देहात में है, तो वो होगी तब जब हम खास तौर पे किसानों की तो मदद करेंगे, लेकिन छोटे किसान की मदद करेंगे, क्योंकि उसके पास वो वसाइल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो कर्जे नहीं, बैंक उसको वो कर्जे नहीं देते छोटे किसानों को। इसलिए हमने अपने कामयाब पाकिस्तान के अंदर जो छोटे किसान हैं उनके लिए हमने कर्जे भी रखे हैं। जो बड़ा ज़बरदस्त पंजाब ने शुरू किया और वो पख्तूनख्वा में भी आएगा, किसान कार्ड, ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। इससे डायरेक्ट सब्सिडी जाएगी किसानों के पास, यानी किसी के जरिए नहीं जाएगी बल्कि डायरेक्ट जाएगी सब्सिडी। और ये किसान कार्ड इंशाल्लाह ये भी एक ऐसी चीज होगी कि जो हम पूरी ट्रेनिंग देंगे अपने छोटे किसानों को, वो भी हमने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है कि कैसे हमने लेटेस्ट टेक्निक्स, हमारे लोग जाएंगे किसानों को मदद करेंगे, समझाएंगे कि लेटेस्ट टेक्निक्स क्या हैं, इसका हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। एक मिनट नहीं, अभी नहीं, खत्म करके। तो मैंने जो आज इस किसान कन्वेंशन से जो आपसे जो आखिर में बात करनी थी वो ये कि हमारे पास ज़मीन है, और ज़मीन डीआई खान में बड़ी ज़मीन पड़ी है, चोलिस्तान में खाली पड़ी है, बलूचिस्तान में बहुत ज़मीन खाली पड़ी है। कभी कबायली इलाके जो अब पख्तूनख्वा में मर्ज डिस्ट्रिक्ट उसका नाम रख दिया है, जो एक्स फाटा है, उधर ज़मीन पड़ी है।
वहां हमने कभी सोचा ही नहीं, कोई नई टेक्निक्स का ही नहीं सोचा। जिस तरह अब एक जैतून का इनकलाब आ रहा है इन सारे इलाकों में। जब मैं वहां ट्रैवल करता हूं तो मैंने इतनी जल्दी लोग समझ गए हैं कि उन इलाकों में जैतून भी उग सकता है, वो दरख्त भी, और उससे उन लोगों को क्या फायदा हो सकता है। तो वो फैलता एक इनकलाब आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जमशेद चीमा, चंद सालों के अंदर हम ऑलिव ऑयल के एक्सपोर्टर बन जाएंगे बजाय कि हम इंपोर्ट करें। मेरे में पूरा ये अपनी कौम पे एतमाद है कि एक दफा हम मदद करें लोगों की। हमारा काम है सारी दुनिया से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लाएं किसानों के लिए, लेटेस्ट टेक्निक्स लेके आए आपके लिए, जोनिंग करवाएं कि क्या क्या उग सकता है। मसलन मैंने अपने घर में एवोकाडो लगाया और मैं हैरान हो गया कि जितना बेहतरीन एवोकाडो इस इलाके में उगता है। अब एवोकाडो वो सब्जी है जो सारी सब्जियों में से सबसे महंगी सब्जी समझी जाती है। तो वो तो हम ये इलाका बिल्कुल जबरदस्त है एवोकाडो के लिए, कभी किसी ने सोचा ही नहीं। ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में सिर्फ हमने जो आज तक अपना ज़हन ही नहीं लड़ाया इस तरफ, किसी ने सोचा ही नहीं कि अल्लाह ने ये कितनी बड़ी ये मुल्क हमें नेमत दी है। हमने सोचा ही नहीं कि हम इसका कैसे पूरी तरह उसका शुक्र अदा कैसे करेंगे कि इसको सही माने में इसकी कदर करके। तो अभी तक तो हमने कदर नहीं की। तो अब हमारा पूरा प्लान है, ये जो मैं कन्वेंशन का सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि अब पूरी ये गवर्नमेंट का जोर होगा, सारी हमारी इस पे रिसर्च भी होगी, हमारी पूरी तवज्जो होगी, मुसलसल हमारी मीटिंग्स होंगी। किसान अभी जो रहनुमा अभी बात की, उन्होंने जो एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स हैं, इनसे रेगुलरली आपसे इंटरेक्शन रहेगा कि आपको मसले आ रहे हैं, आपके प्रॉब्लम स्टोरेज के हैं, वो मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा तो मुझे ये पता चला, खौफ आया कि 30% हमारे फल और हमारी सब्जियां जाया हो जाती हैं। 30%। और वो क्यों जाया हो जाती हैं कि ना वो एक स्टोरेज नहीं है, दूसरी ट्रांसपोर्टेशन में वो चली जाती है, और तीसरी फिर इंतजार जो करनी पड़ती है किसान का और डायरेक्ट मार्केट्स का, उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो चाइना में हम जब गए तो उन्होंने हमें क्या बताया, वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल मार्केट्स। होता क्या है कि वहां एक मार्केट होती है, उधर जाता है किसान, वो कहता है जी मेरे पास ये चीजें हैं, वो वहां कहता है, उधर से वो कनेक्ट कर देते हैं उनको शहरों के अंदर। उधर लोग बैठे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ऑटोमेशन है, वो उधर से बता देता है। वो कहता है जी अच्छा, वो फिर उस पर दिखाता है कि ये मेरे पास ये गाय भैंस है, ये है, मैं बेचना चाहता हूं। वो उधर से बैठ के बता देता है अच्छा मुझे ये चाहिए। सीधा वो वहां से गया, वो सीधा उधर, किसान को भी पैसे ज्यादा मिल गए और जो उसका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता मार्केट में बिका, आवाम को भी फायदा हो गया, सस्ती चीजें मिल गई उसको भी। सो ये जो नई चीजें हैं ये सारी अब हम लेके आएंगे। कोशिश सिर्फ ये होगी कि किसान खुशहाल हो हमारा। जब किसान खुशहाल होगा तो वो अपनी जमीन पे पैसा लगाएगा। जिस तरह हमने फैसला किया कि हमने जो किसान जब गन्ना शुगर मिल पे लेके जाता है तो फौरी तौर पे पहले क्रशिंग सही टाइम पे शुरू करें, डिले ना करें, और उसके बाद उसको पूरा पैसा दें, उसकी पूरी कीमत दें। अगर सपोर्ट प्राइस है तो उसकी पूरी कीमत मिले, और उसके बाद पैसा फौरी दे। ये ना कि 1 साल तक उसके पैसा ना दे। सिर्फ इस कानून की वजह से किसानों के पास पैसा ज्यादा आया। पहली दफा इतना ज्यादा पैसा मिला, तकरीबन 1100 अरब रुपया। जो सारी चीजें, गंदम का अच्छा पैसा मिला, चावल का मिला, मकई का मिला, गन्ने का मिला। इससे जो पैसा गया 1100 अरब रुपया किसानों के पास, वो पैसा उन्होंने लगाया अपनी फसलों पे, और उसकी वजह से रिकॉर्ड गंदम भी रिकॉर्ड हुई, गन्ना ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट हमारा गन्ना का हुआ, चावल भी रिकॉर्ड हुआ, और फिर मकई भी रिकॉर्ड क्रॉप्स हुई। तो ये इसलिए हुआ कि उनके पास पैसा आ गया। तो हमारी कोशिश ये है कि जितना हम अपने
किसान को खुशहाल करते जाएंगे, उतना ही इस मुल्क की पैदावार बढ़ती जाएगी। जितनी हम उसको नई टेक्निक्स बताते जाएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, सीड डेवलपमेंट करेंगे, मार्केट करेंगे, उतना ही वो खुशहाल होगा, उतना ही मुल्क की पैदावार बढ़ेगी। आखिर में मैं एक मौलाना रूमी ने एक दफ़ा कहा कि अल्लाह ने इंसानों को कहा कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिए हैं शाहीन की तरह ऊपर उड़ने के लिए, तो क्यों चूंटियों की तरह जमीन पर रेंग रहे हो? अल्लाह ने हम सबको सलाहियत दी है। हमें यह जरूरत नहीं है कि हम किसी के सामने हाथ फैलाएं, हम किसी के सामने झुकें। हम सब के पास हमारे पास हर चीज उससे दी है। एक मिनट, हमें हर चीज दी अल्लाह ने। ये टूरिज्म में ही सिर्फ मुल्क अगर सही बाने अपनी टूरिज्म डेवलप कर ले, हमारी आजकल की एक्सपोर्ट से ज्यादा टूरिज्म से पैसा आ सकता है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं इस तरफ, जिस तरह ज़राअत की तरफ नहीं सोचा, जिस तरह हमने कभी इंडस्ट्री की तरफ नहीं सोचा, जिस तरह हमने ये भी कभी नहीं सोचा कि अगर हम अपने बच्चों को सही तालीम देंगे तो वही मुल्क को उठा देंगे। सिर्फ बजाय थोड़े से एलीट तबके को अच्छी तालीम दें, क्यों ना हम अवाम को दें। तो ये जो पाकिस्तान है, मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने ये मुल्क एक ख़ास मकसद के लिए बनाया था। 27वीं रमज़ान को पाकिस्तान बना था। इसका एक बहुत बड़ा इंशाअल्लाह दुनिया में मकाम होगा, इंशाअल्लाह होगा। और ये कौम फिर एक दुनिया के लिए मिसाल बनेगी, जो इसको बनना चाहिए था। जब ये पाकिस्तान बना था तो बड़ी सोच वाले हमारे लीडर कायद आज़म, और उससे बड़ा जो नजरियाती लीडर थे हमारे इल्लामा इकबाल, उन्होंने ये मुल्क जब इसके लिए उन्होंने जो ख्वाब देखी थी, तो उन्होंने एक आम मुल्क की ख्वाब नहीं देखी थी। उन्होंने कहा था ये दुनिया के लिए मिसाल बनेगा, दुनिया के लिए मिसाली इस्लामी रियासत बनेगी। तो वो रियासत जिसमें इंसाफ होगा, जिसमें इंसानियत होगी, और जो एक खुददार मुल्क बनेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान।